नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एस्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं अमित वर्मा आपके सामने आ गया हूँ। हम आज जो करने जा रहे हैं ये राजस्थान का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसके क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि RSMSSB जेई का पेपर आने वाला है, जो भी आपके 6 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। ये आपका डिग्री का होगा और अब जैसे कि कंडक्टिंग अथॉरिटी आपकी राजस्थान की ही है और राजस्थान का ही पेपर है, तो हो सकता है वो आपको जो प्रीवियस ईयर की जो एई के पेपर है वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देते हैं। सो गाइज, आपको रेडी रहना है उनके लिए भी। सो इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान का लास्ट ईयर का पेपर, जो आपका कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन था 2013 का। सो आइए देखते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। अगर आप एई का के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम होगा राजस्थान का, तो उसमें आप ये पूरा पेपर देख सकते हो। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और एक चीज़ और है, हमने इस सेट में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक कवर अप किया है और नेक्स्ट सेट होगा हमारा, उसमें हम 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक का कवर अप करेंगे। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For walls having thickness of more than 1.5 brick, the following bond is much more compact and stronger. अगर ऐसी for walls इनकी thickness 1.5 brick से ज़्यादा है, उसके लिए हमारा English bond ज़्यादा stronger होता है। Hence correct answer is second is the right answer for this question. अगला देखते हैं। In a wooden door, style is what? Style क्या होता है? अब जो बेसिकली जो आपका स्टाइल है, दिस इज द आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर। शटर का जो आउटसाइड वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम कहते हैं शटर। ठीक है, हेंस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम, द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंज पर आवर, वैल्यू ऑफ एयर चेंज पर आवर, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 60 थीटा अपॉन V वॉल्यूम। ठीक है, वेयर थीटा इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ओके, हेंस ACPA this value should be kept around 20. Value of ACPA must be kept about 20. Hence the desired value for the rate of air change per hour is 20. That is third is the right answer for this question. अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। क्विक लाइन क्या होता है? क्विक लाइन इज कैल्शियम। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो क्विक लाइन आई थिंक सभी को पता होगा, दिस इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और ये आपके जेई लेवल या असिस्टेंट इंजीनियर जो आपका RSMSSB कराने जा रही है उसमें भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। The pressure acting on the stones in a stone masonry construction should be, यानी कि जो आपके स्टोन हैं तो उस मेसनरी कंस्ट्रक्शन में इनमें कैसे प्रेशर लगता है? दिस इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। से क्या होगा? तो जो प्रेशर ऐड करता है स्टोन पर, तो वो कंप्रेसिव ऐड करता है और एकदम परपेंडिकुलर ऐड करता है। हेंस फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक इज कॉज ड्यू टू। अब एफ्लोरेसेंस आई थिंक सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि इट इज कॉज ड्यू टू एल्कलीज। हेंस फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 7th। इसमें देखते हैं ड्राई रॉट एंड वेट रॉट क्या होता है। बेसिकली जो आपका ड्राई रॉट एंड वेट रॉट होता है, दीज आर द डिफेक्ट्स इन टिम्बर। हेंस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 8th क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is responsible for initial set and high heat of hydration? तो initial set और high heat of hydration के लिए जो responsible है, that is tricalcium aluminate. That is third is the right answer for this question. अगला देखते हैं। यहाँ पे हम आपको सिर्फ आंसर्स बता रहे हैं और ज़्यादा बेसिक डीप नॉलेज में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में लिए हुए हैं और आप जाकर के हमारे अगले जो वीडियोज़ हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के में, वहाँ पे आप इनको इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने आपको मोस्टली आंसर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च, दिस उसको हम कहते हैं राइज। जो आपका स्प्रिंगिंग लाइन है और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज राइज। ठीक है,
10th क्वेश्चन देखते हैं, रिंग एंड बॉल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वेस्ट न्यूमैन। किस टेस्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग पॉइंट, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज। अब बैड रेंजिंग के कारण जो हमारी एरर होती है ये हमेशा क्यूमुलेटिव एंड पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, imaginary line joining a point of zero declination on the surface of earth is known as। अब भाई ये जो है this is known as agonic lines। जैसे जो imaginary lines होती हैं points of zero declination को जो आपस में जोड़ती हैं उन्हें हम कहते हैं agonic lines। अब देख लेते हैं और सारी लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले आइसोगोनिक लाइन देखते हैं, these are the line joining points on earth surface of same magnetic declination। यानी कि जो आइसोगोनिक लाइन होती हैं ये आपकी सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है आइसोगोनिक लाइंस। अब एगोनिक लाइंस होती हैं लाइंस ऑफ जीरो डेक्लिनेशन, ये आपके ऑलरेडी पता है, ये आपकी जोड़ती हैं जीरो डेक्लिनेशन को। और फिर आपकी जो आइसोक्लिनिक लाइंस होती हैं, ये दीज आर आइसोक्लिनिक लाइंस आर द लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स वेयर द डिप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। हेंस यहां पे तो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, द कर्व सरफेस विच एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज नोन एज। इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस पूछा है तो दिस वैल्यू इज नोन एज अ लेवल सरफेस। अब याद रखना यहाँ पे कर्व सरफेस पूछा गया है आपसे तो आप लेवल सरफेस ही मार्क करोगे, लेवल लाइन मार्क करके मत चले आना, ठीक है। स्पायर टेस्ट क्या होता है? स्पायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडाइट फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हेंस दिस इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, if a tripod settles in the interval that elapses between taking a backside reading and following foresight reading, then the elevation of turning point will be, जो टर्निंग पॉइंट का एलिवेशन होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा, हेंस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगला देखते हैं, एक्सेस मेथड ऑफ ट्रैवर्स करेक्शन इज यूज्ड व्हेन। जो हमारा एक्सेस मेथड होता है ट्रैवर्स करेक्शन का, ये हम यूज करते हैं व्हेन एंगल्स आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, हेंस करेक्ट आंसर इज सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज 17th क्वेश्चन। इफ आरएल रिड्यूस लेवल ऑफ अ बेंचमार्क हमको दे रखा है 100 एंड बैक साइड दे रखा है आपका 1.215 मीटर एंड फोर साइड आपको दे रखा है 1.870। अगर हम डायग्राम बनाएं इसका तो ये आपको बेंचमार्क दे रखा है 100 और जो बैक साइड रीडिंग आपको दे रखी है 1.215। ऐसे कि आपको ये रीडिंग अगर आपको दी गई है, दिस रीडिंग इज गिवन एज 1.215 और ये जो आपको फोर साइड की रीडिंग दी गई है दिस इज इक्वल टू 1.870। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। नाउ हाउ विल कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 100 दिस रिड्यूस लेवल प्लस 1.215 माइनस 1.870, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 99.345 मीटर, हेंस राइट आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ अ कॉम्पाउंड कर्व इज नोन एज। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये आई थिंक सब मोस्टली लोगों को पता होगा।
करेक्ट आंसर इज 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, contour lines of different elevation can unite to form one line only in the case of only vertical cliff, hence third is the right answer for this question। अगला देखते हैं, the method which gives more accurate results in the measurement of area, this is Simpson's 1/3 rule, hence fourth is the right answer for this question। 21st, the porosity of soil sample is 35% and specific gravity of this particle is given as 2.7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी पोरोसिटी दे रखी है दैट इज एन वैल्यू दे रखी है 0.35 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस आपको दे रखा है 2.7। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप वॉइड रेशियो ई निकालोगे, हाउ मच, कैसे, n/1 माइनस n से आप वॉइड रेशियो निकाल लोगे। और उसके बाद आपको पता है यहाँ पे दे रखा है ड्राई डेंसिटी निकालनी है, तो ड्राई डेंसिटी के लिए आपका S की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड आपको क्या फाइंड आउट क्या करना है, ड्राई डेंसिटी आपको निकालनी है। तो ड्राई डेंसिटी S की वैल्यू 0 हो गई, तो गामा डी विल बी हाउ मच, गामा डी विल बी जो आपका होता है दिस इज इक्वल टू बेसिकली गामा सैचुरेशन क्या होता है G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। और अगर आपका ड्राई सॉइल है तो S की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो गामा आपका निकल आएगा। गामा डी कैसे आएगा, G अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। और जब वैल्यूज आप यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे तो जो करेक्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.755 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हेंस फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं 22nd क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज गिवन एज क्या होती है, PU इक्वल टू D60 अपॉन D10, हेंस आपका सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस, इस क्वेश्चन के लिए सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर नेचुरल कंटेंट ऑफ वाटर ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, द सॉइल मास इज सेड टू बी इन। जैसे कि आपका ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ में आपने कुछ आपको पता होगा कुछ इस तरीके से ये आपका ग्राफ होता है जिसमें ये आपका होता है सॉलिड स्टेट, ये आपका होता है सॉलिड स्टेट, ये आपका होता है सेमी सॉलिड, ये आपका होता है प्लास्टिक स्टेट और ये आपका होता है लिक्विड स्टेट। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है लिक्विड लिमिट, ये आपका आता है प्लास्टिक लिमिट और ये आपका आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिमिट वाटर WS। ठीक है, अब क्या है कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है ये लाई कर रहा है बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, यानी कि यहाँ पर आपका कुछ सॉइल जो है लाई कर रहा है। तो आपका स्टेट होगी कौन सी होगी, प्लास्टिक स्टेट, जैसी आपकी प्लास्टिक स्टेट थी। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, discharge to the body of an earth dam may be calculated using the following flow net equation। अब फ्लो नेट की इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू K डॉट H NF अपॉन ND। तो करेक्ट आंसर ये आपका ये होगा। तो करेक्ट जो करेक्ट आंसर दैट इज थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिटिकल ग्रेडियंट दे रखा है ऑफ अ सॉइल हमको निकालना है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.67 एंड वॉइड रेशियो दे रखा है 0.67। तो आप जब इसका क्रिटिकल ग्रेडियंट निकालोगे तो ICR वैल्यू, क्रिटिकल ग्रेडियंट को ICR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है GS माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E। हेंस आप जब सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर विल बी 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर इज द परमेबिलिटी। बेसिकली जो है परमेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो एज पर कार्बन कॉजन इक्वेशन जो होती है आपका कॉजनी कार्बन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, K इज इक्वल टू 1 अपॉन K0 KT इंटू SS स्क्वायर इंटू E क्यूब, वॉइड रेशियो का क्यूब अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W अपॉन म्यू। ठीक है, ये आपकी बेसिकली इक्वेशन होती है कॉजनी कार्बन की। यहाँ पे हम देख सकते हैं K जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा W के। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी क्या है, ग्रेटर इज द परमेबिलिटी ग्रेटर विल बी द यूनिट वेट। सो सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द फिनोमेना व्हेन सॉइल लूसेस
loses its shear strength due to oscillatory motion is called as। अब जब oscillatory motion के कारण अपनी soil जो है strength shear strength को lose कर देता है, that phenomena is termed as what? This is known as liquefaction. Hence third is the right answer for this question। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पूछा गया है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमको पता है कि टाइम फैक्टर टीवी फॉर्मूला क्या होता है, CV इंटू स्मॉल टी अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन दैट वी नो, दैट वी ऑल नो। सो करेक्ट आंसर फॉर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ। हेंस करेक्ट आंसर इज सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29th। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल। जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होती है ये क्या है बेसिकली? तो एज पर फॉर्मूला हम देखें, टाउ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा बार टैन फाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो शेयर स्ट्रेंथ जो बेसिकली आपकी दिस इज द मोस्ट फॉर्मूला, और जो बेसिकली जो शेयर स्ट्रेंथ होती है दैट इज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। अगर आपका नॉर्मल स्ट्रेस डिक्रीज करेगा तो आपका शेयर स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, ये एक न्यूमेरिकल या ये एक सीधे डायग्राम बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका आप याद कर सकते हो कि जो करेक्ट आंसर द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल दिया हुआ है C5 बैकफिल है विद C5 बैकफिल विद सरचार्ज दे रखा है ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी Q पर यूनिट एरिया। तो डेप्थ Z0 वेयर द एक्टिव एरिया प्रेशर इज 0 इज गिवन बाय। तो ये आप इसको याद कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस, सेकंड इज द राइट आंसर, 2C डैश अपॉन गामा tan अल्फा डैश माइनस Q इन बाय गामा। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपको एक्सप्लेन करें ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हम आपको डेफिनेटली इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आप इसका फॉर्मूला याद रखो, इसका ये फॉर्मूला है और इसको अगर आप एग्जाम में आता है तो आपको ये टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of pressure between X and Y located respectively at depth 0.5 and 2 meter below the constant level of water in a container is। अब क्या है कि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो we know pressure is equal to gamma into Z होता है। तो Px upon Py ले लें is equal to gamma is constant, तो Zx upon Zy आ गया। तो ये आपने पुट कर दिया 0.5 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/4। हेंस तो करेक्ट रेशियो क्या आ गया आपका 1/4। हेंस डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन वाटर सच दैट इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेसेस आर इतना एंड इतना मीटर रिस्पेक्टिवली बिलो द फ्री सरफेस। अब देख सकते हैं आप कि एक वर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस है, वो वाटर से सबमर्ज्ड है। कितना हाइट पे? वो टॉप है आपका 1.5 मीटर पे और बॉटम है आपका 6 मीटर पे। अब हमको पता है जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा दैट विल राइज, जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो ट्रायंगुलर बेस से h/3 पे लाई करेगा। अब बेस से h/3 पे लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या है? दिस 6 - 1.5, तो ये हाइट आ गई आपकी 4.5 मीटर, यानी कि नीचे से h/3 यानी कि h यहाँ पे क्या आएगा 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 3 कितना है 1.5, यानी कि ये बॉटम से 1.5 मीटर पर सेंटर ऑफ प्रेशर इसमें एक्ट करेगा। ठीक है, अब लेकिन बॉटम से दिया 1.5, लेकिन टॉप से कितना होगा? फ्रॉम टॉप इट विल बी 1 यहाँ से 1.5 है, तो यहाँ से कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 4.5। हेंस करेक्ट आंसर विल बी 4.5, दैट इज फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33rd। स्टोन का वेट दे रखा है 450 न्यूटन इन एयर एंड 250 न्यूटन इन वाटर। द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन क्या होगा? यहाँ पे देख लेते हैं। तो वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर, ठीक है, वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन इन एयर माइनस गामा ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टोन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू दी हुई है 250, ये आपको वैल्यू एयर में कितना दे रखा है 450 न्यूटन, माइनस गामा डब्ल्यू कितना दे रखा है 9810 होता है आपका, वॉल्यूम दे रखा है v। अब यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड करोगे, दिस विल बिकम एज 0.0204 मीटर क्यूब। हेंस करेक्ट आंसर इज सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं सॉरी, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे 0.0, यहाँ पे भी 0.0 है। अगला देखते हैं 34th क्वेश्चन।
मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप सभी को पता होगा, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। 35 देखते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन दे रखा है जिसकी एक्सप्रेशन दे रखा है 5 = 2x स्क्वायर, 5 = 2x स्क्वायर माइनस 5 क्यूब। हमको कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का एट पॉइंट p x = 3 एंड y = y। हम क्या करेंगे? वी नो दैट u = del psi बाई del y होता है एंड v क्या होता है? माइनस del psi बाई del x। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को जब आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसी को आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसमें आप x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे और y की वैल्यू 1 पुट करोगे, जो आपको आंसर आएगा दैट विल बी -3 एंड -12 आंसर आएगा। हेंस इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ, ये क्या? इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पीजोमेट्रिक हेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हेंस करेक्ट आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। इफ h इज द हेड डिस्चार्ज थ्रू अ v नॉच वेरीज एट, तो अब अगर h आपका हेड दे रखा है तो v नॉट से जो डिस्चार्ज वेरी करेगा दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 5/2। हेंस थर्ड इज द राइट आंसर। अब जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का मैं लिख देता हूँ, q = 8/15 cd √2g h टू द पावर 5/2 tan θ/2। दिस इज द, ये आपकी इक्वेशन होती है डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच की, तो इसको आप याद कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि जो वी नॉच में जो हेड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 5/2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 38th क्वेश्चन। लैमिनार फ्लो में, इन द लैमिनार फ्लो द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स बोथ एट रेस्ट इज, तो अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बिटवीन पैरेलल प्लेट्स दैट विल बी इक्वल टू 0 एट द मिड प्लेन पे 0 होगा एंड वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम द मिड प्लेन। दैट इज कुछ इस तरीके से आपको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा लैमिनार फ्लो में इन बिटवीन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। तो ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 0 बीच में और मैक्सिमम टॉप और बॉटम पे। हेंस थर्ड इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इमर्स्ड इन द सेम टर्बुलेंट फ्लो द लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी ऑन, तो जो लार्जेस्ट टोटल ड्रैग किस पे होगा? अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डिस्क हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 40 देखते हैं। लाइसीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, लाइसीमीटर हमें यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41st। In the derivation of unit hydrograph, the flood hydrograph used should have the duration of rainfall as, तो जो duration of rainfall होनी चाहिए that should be equal to how much? That should be 20 to 30% of the basin lag. Hence second is the right answer for this question. अगला देखते हैं 42nd क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 42nd में क्या दे रखा है। रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज दे रखे हैं 100 mm, 80 mm, 60, 40 एंड 20 mm रिस्पेक्टिवली। अगर आपको इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स और स्टॉर्म लॉस फॉर कैचमेंट दे रखा है 50 mm पर डे, तो टोटल सरफेस रन ऑफ कितना होगा? तो हम यहाँ पे दे रखा है हाउ मच, 50 दे रखा है। हम सबसे क्या 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 टेक्निक होती है इसकी? वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरीथिंग प्लस 80 - 50 प्लस 60 - 50, हमें जो इन्फिल्ट्रेशन है सबसे घटा देंगे और फिर सबको जोड़ करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका टोटल रन ऑफ होगा। 40 - 50 प्लस 20 - 50, ये कितना आएगा? दिस विल बी, दिस वैल्यू विल कम एज, अब जहाँ पे आपका नेगेटिव आंसर आएगा उसका 0 ले लोगे तो ये आपका नेगेटिव है, दिस विल बी 0। ये भी आपका नेगेटिव आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर विल बी 90 mm। हेंस थर्ड इज द राइट आंसर। तो स्कोर डेप्थ जो होती है लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है? दिस इज इक्वल टू R 1.35 Q² F होल पावर 1/3। हेंस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
For a flood control reservoir, the effective storage is equal to, this is equal to the useful storage plus surcharge storage minus valley storage. Hence correct answer is fourth is the right answer for this question. अगला देखते हैं. Silt factor in Lacey's theory is given as, हमें पता है silt factor F is equal to 1.76 under root of MR, that is MR क्या है, average size of particle. Hence correct answer is C, that is third is the right answer for this question. The modulus of rigidity is equal to what? This is equal to ratio of shear stress to shear strain. Hence correct answer is second is the right answer. 47 देखते हैं अगला क्वेश्चन. ये आपको एक क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा. अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आपको इसको इजिली डायरेक्टली कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू m अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E बाई R. तो ये आपकी क्वेश्चन है. हेंस करेक्ट आंसर इसका हो गया, दैट विल बी फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ इज द राइट आंसर. उसके बाद 48 क्वेश्चन देखते हैं. Purlins are supported on, these are supported on primary principal rafter. Hence correct answer is first is the right answer. अब effective length of a weld size is equal to, effective length is equal to overall length minus 2s. Hence the correct answer will be third is the right answer. अब 50th हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस सेट का ग्रिलेज फुटिंग में the beams in each tier are spaced such that the minimum spacing between the flanges of two consecutive beam is not less than, this is not less than equal to 100 mm. ठीक है, अब रिकमेंडेड ब्रिज जो आप सॉरी जो आपकी वैल्यूज हैं बेसिकली जो 50th का then that is equal to 100 mm. that is ये तो आपका राइट आंसर है 100 mm. तो गाइज ये हमारा सेट 1 का एंड होता है. हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे सेट 2. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और ये आपके जो RSSB JEE का पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और भी जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो गाइस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.